हेलो एवरीवन। बेटा, चैप्टर सेकंड पार्ट थर्ड आज हम बनाने जा रहे हैं और चैप्टर सेकंड का नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियो में हमने फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स के बीच डिफरेंसेस तक हमने पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली कंजप्शन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। यहाँ पर अलग अलग बेसिस दे रखे हैं डिफरेंस के लिए। तो कंजप्शन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स, पहला जो डिफरेंस है वो है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब इंसान की जो ज़रूरतें हैं उनको सेटिस्फाई करने का काम कंजप्शन गुड्स का है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हो, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो भी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल और सर्विसेज, ये डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स है जैसे मशीनरी वगैरह है जिनसे और चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। जैसे मैं अगर बात करूं भाई, ट्रैक्टर से गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, तो गेहूं जो जिसका आटा हम रोटी के रूप में खाते हैं, आटे से रोटी बनाकर खाते हैं, तो वो गेहूं क्या है, हमारा डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन कर रहा है। लेकिन ट्रैक्टर से जो प्रोडक्शन हुआ है, ट्रैक्टर से भाई फसल को उगाया गया है, तो ट्रैक्टर क्या है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अगर ट्रैक्टर वगैरह नहीं होता तो उससे फसल नहीं उग पाती, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद है परचेज बाय हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। कंजप्शन गुड्स को हाउस होल्ड यानी कि फैमिली सेक्टर, जो आम परिवार होता है, ठीक है ना, वो इसको कंज्यूम करते हैं। और कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल होता है प्रोड्यूसर के द्वारा। अतः सेम प्रोड्यूसर भी हो सकता है और एक जगह वो कंज्यूमर भी हो सकता है। जैसे किसान की बात करूं, किसान गेहूं का प्रोडक्शन करता है, तो जब वो प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोड्यूसर है, लेकिन जब उसी गेहूं को वो इस्तेमाल कर रहा है तो एक कंज्यूमर भी है। तो एक जो एंटिटी है वो सेम टाइम पर, बेटा एक टाइम पर वो प्रोड्यूसर भी हो सकती है और उसी टाइम पर वो कंज्यूमर भी हो सकती है। इसके बाद है एक्सपेंडिचर टाइप। एक्सपेंडिचर टाइप, तो जो कंजप्शन गुड्स पे खर्चा किया जाता है उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट पे जो खर्चा किया जाता है उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो ट्रैक्टर खरीद के लाए हैं, तो जो फार्मर है उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट, कंज्यूमर गुड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैपिटल गुड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कंज्यूमर गुड्स में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इन चीज़ों से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जो कैपिटल गुड्स है इनका इम्पैक्ट क्या है, इनसे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हो आप, तो इसको आप बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ भी बोल सकते हो, राइट। नाउ द कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक्चुअल में क्या है, जो कंजप्शन गुड्स पे खर्चा किया जाता है उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इसको आप एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। और कंज्यूमर कौन कौन होते हैं वो देखते हैं। हाउस होल्ड्स, जिसको आप फैमिलीज भी बोल सकते हो, गवर्नमेंट है, और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ये सभी कंज्यूमर होते हैं जो अलग अलग चीज़ों पे खर्चा करते हैं। तो इन सभी के खर्चों को आप ऐड कर देंगे टोटल एक्सपेंडिचर को, तो वो निकल के आ जाएगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर। सभी के खर्चों को, हाउस होल्ड के को, गवर्नमेंट को और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, सभी के खर्चे को ऐड कर देते हैं, तो वो टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता है, यानी कि एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नाउ द कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश। निवेश की अवधारणा क्या है और इसके तत्व क्या हैं, यानी कि अंग क्या है। इन्वेस्टमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं।
इन्वेस्टमेंट जनरली क्या होती है, जो कैपिटल का स्टॉक है उसमें इंक्रीज होना। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब इसको फॉर्मूले के रूप में हम कैसे दिखा सकते हैं, आई इज इक्वल टू डेल्टा के। आई क्या है, इन्वेस्टमेंट, और के होता है आपका कैपिटल, और डेल्टा के होता है साल के दौरान जो कैपिटल स्टॉक में चेंज हुआ है वो। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दो फॉर्म में हो सकती है, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दो तरह के इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, जिसमें फिक्स्ड असेट्स आते हैं मशीनरी वगैरह। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री में तीन चीज़ें आती है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। इन्वेस्टमेंट को आप कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो कैपिटल स्टॉक है उसके टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है, या टोटल प्रोडक्शन क्या है साल के दौरान, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नाउ द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है, ये जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं मशीनरी वगैरह, तो इनके स्टॉक में इंक्रीज होना वही कहलाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसा एग्जांपल दे रखा है, मान लो आपका कोई बिजनेस है, 2019 में आपके पास 5 मशीन थी, लेकिन 2020 में आपके पास हो गई 8 मशीन, तो 3 मशीन का चेंज हुआ है डेल्टा के, वही आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो मशीन घट जाती, 2019 में 5 होती और 2020 में मान लो ये 4 रह जाती, हो सकता है, रियल लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन आमतौर पर ये इंक्रीज होती है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यही होता है। अब यहाँ पर इसको आप, क्योंकि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को आप फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब है इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या है, महत्व क्या है। सबसे पहला है इंक्रीजेज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स। भाई कोई भी प्रोड्यूसर है, चाहे कोई कंपनी में प्रोड्यूसर हो चाहे किसान हो, ठीक है, तो अगर आपके पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। मान लो आप पहले बैलों का इस्तेमाल कर रहे थे, किसान का अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, और अब वो इस्तेमाल कर रहा है ट्रैक्टर का, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। फिर है हायर लेवल ऑफ आउटपुट। पहले बैलों का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है, तो खेत में प्रोडक्शन कम हो रहा था। जब खेत में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होगा तो उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद है हायर जीडीपी, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। जब सिंपल सी बात है लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा ही होगी। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। भाई जब इनकम बढ़ेगी तो खर्चा किया जाएगा, और एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर बढ़ानी पड़ेगी या एम्प्लॉयज़ को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। नाउ द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स, तीनों का कॉम्बिनेशन। इन तीनों के स्टॉक को आप प्लस कर देंगे तो वो इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा। तो साल के दौरान जो इन्वेंट्री में चेंज हुआ है वही आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, और इसको आप इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप इन्वेंट्री को जानते हो, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी आता है, सेमी फिनिश गुड्स भी और फिनिश गुड्स भी। भाई जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, लेदर के शूज़ बनाती है कोई कंपनी, तो लेदर हो जाएगा रॉ मटेरियल। जब वो लेदर का शूज़ आधा बन के तैयार हुआ है,
अभी उसमें सोल वगैरह नहीं लगी है, लेसिस वगैरह नहीं लगे, पॉलिश वगैरह नहीं हुई है, मतलब अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है, तो वो कहलाएगा सेमी फिनिश गुड्स। लेकिन जब वो पूरे तरीके से तैयार हो जाता है, सारी चीज़ें उसमें जो लगनी है वो लग जाती हैं और मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो फिनिश गुड्स कहलाता है। तो अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का? सबसे पहला, स्मूथ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। भाई अगर आपके पास प्रॉपर ये इन्वेंट्री होगी तीनों चीज़ों की, तो रॉ मटेरियल की सप्लाई स्मूथ रहेगी और आपका प्रोडक्शन स्मूथ चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। डिमांड कितनी बढ़ जाए, आपके पास ऑलरेडी पहले से ही स्टॉक रखा होगा, तो आप आसानी से सप्लाई कर सकते हो। सेकंड है, नो डे टू डे परचेजेज। रोज़ की रोज़ खरीदना नहीं पड़ेगा जब आपके पास रखा हुआ है, तो उससे रोज़ की रोज़ खरीदने की परेशानी नहीं रहेगी। अब खरीदने के लिए भाई 100 तरह की परेशानी, रोज़ आओ जाओ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करो माल लाने के लिए, फिर रिकॉर्ड रखो, अरे एक बार इकट्ठा ले आओ, इकट्ठा सारा काम कर लो, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। फिर है नो फियर ऑफ प्राइस और अवेलेबिलिटी। कई बार ऐसा होता है, कुछ सामान ऐसा होता है उसकी कीमत में चेंज होता रहता है, मान लो एकदम से कीमत बढ़ जाए, तो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर सामान की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, आपने ऑलरेडी स्टॉक कर रखा है, अब मान लो मार्केट में ख़त्म हो जाए तो आपके पास तो है, और उस टाइम पर आप अपना प्रोडक्शन जारी रख सकते हो और अच्छी कीमत वसूल कर सकते हो। फिर है लास्ट, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाई डिमांड कैन बी एक्सप्लॉइटेड। ये मैंने अभी आपको बता दिया। भाई जब हाई डिमांड एकदम से होगी, अब ऑलरेडी आपके पास स्टॉक है, तो आप फटाफट प्रोडक्शन करके क्या कर सकते हो, अच्छा भाई सेल कर सकते हो, अच्छा कमा सकते हो। तो हाई डिमांड से क्या है, आप अच्छी कीमत वसूल कर सकते हो, तो आपके पास अनडिज़ायर्ड स्टॉक नहीं होंगे, ठीक है ना। अनडिज़ायर्ड स्टॉक कब हो सकते हैं, अगर मान लो आप ये सोच के चलते हो कि जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी और स्टॉक ज़्यादा कर लो, लेकिन डिमांड ना हो, तो उसमें क्या है, तो आपके पास अनडिज़ायर्ड स्टॉक होगा, मतलब ज़्यादा रखना पड़ेगा, अनप्लैंड हो जाएगा। लेकिन डिज़ायर्ड स्टॉक क्या है, वो प्लैंड है, ठीक है ना। आपको पता है डिमांड इतनी होगी, इतना स्टॉक रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आपका चल जाएगा काम, तो आपका डिज़ायर्ड स्टॉक हो जाएगा। राइट, आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट से सीखो हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।